65 बीपीएससी जो 65वां बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, वह दिव्यांग कोटा का जो एग्ज़ाम हुआ था वह फरवरी 2020 में हुआ था, तो उसका हम लोग हल करेंगे। साथ में जो आने वाला 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम जो 30 सितंबर को है, उनमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हुए चलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में। तो देखा जाए इससे रिलेटेड हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। करंट यानी समसामयिकी से रिलेटेड जितने भी हैं, देखा जाए 119 में कह रहा है कि हाल ही में भारत के द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया था अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 को क्या किया गया था, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उसको उतारने का प्रयास किया गया था, जिसमें एक लैंडर था और एक रोवर था, और उस लैंडर का नाम था विक्रम। तो यहाँ पे लैंडर का ही नाम पूछा, विक्रम। क्या हुआ था, परिस्थिति को भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जब उस वक्त जब उतारा जा रहा होता है उसके कच्छ में, तब क्या हो जाता है कि अचानक जो होता है, जो लैंडर होता है उससे संपर्क टूट जाता है। लैंडर कौन होता है, वह विक्रम होता है, और जिसके कारण संपर्क टूट जाने के कारण वह प्रक्षेप वक्त से विचलित हो जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और इस तरह से संपर्क उसका नहीं रह पाता, और प्रज्ञान सिर्फ जो रोवर होता है वही उतरता है। तो ये था भारत का, अगर उतर जाता तो भारत पहला देश ऐसा होता जो प्रथम प्रयास में इस चीज़ को प्राप्त कर लेता। इससे पहले अगर बात की जाए हाल ही में और लेटेस्ट क्या हुए, तो ये क्योंकि ये एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, तो उससे रिलेटेड हम लोग बिंदुओं को ध्यान में रख लेते हैं। जैसे नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर उतरने वाला पाँचवा जो रोवर था, पाँचवा रोवर भेजा जा चुका, तो पाँचवा रोवर परसिवेरेंस भेजा जा चुका। आपको पता होगा जो भेजे गए हैं इसमें इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर एक भेजा गया साथ में। तो यह पहला ऐसा मतलब देश होगा, यह पहला ऐसा हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी होगा जो पृथ्वी के बाद किसी अन्य ग्रहों पर उड़ान भरेगा। तो यह फरवरी 2021 में पहुंच चुका है। तो इस अभी तक दो मतलब कहिए कि यह 2021 तक, वो दिसंबर 21 तक 18 उड़ान वहाँ भर चुका है। तो ये था कुछ। उसके बाद और भी जानते हैं, जैसे मंगल ग्रह पर हाल ही में चीन के द्वारा एक अपना रोवर भेजा गया, जो क्या है, झूरोंग रोवर है, वह भी ध्यान में रखेंगे। 2021 का ये घटना है, जिसमें अमेरिका के पश्चात यह चीन क्या हो चुका, दूसरा हो चुका, जो पहला ड्राइव में क्या कर दिया, भेज दिया। उसके बाद और लेटेस्ट अगर बात की जाए तो नासा द्वारा विश्व का अब तक सबसे बड़ा विशाल स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी क्या किया गया है, बनाया गया है। उसके बाद और बात की जाए, नासा का एक और है जो पार्क यान है, जो आपको पता होगा कि 2018 में भी प्रक्षेपित किया गया, 21 में पहुंचा, और वह बोला जाता है कि सूर्य का सबसे करीबी भाग जो कोरोना है उसमें प्रवेश करने वाला वह पहला वस्तु के रूप में जाना गया। और अभी लेटेस्ट बात की जाए तो अंतरिक्ष के पहली बार फीचर फिल्म एक तैयार किया गया है, और वह फीचर फिल्म जो तैयार किया जा रहा है वो शायद रूस का है। तो ये एक दृश्य का शूटिंग अंतर्राष्ट्रीय का है, और अंतर्राष्ट्रीय जो ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बना हुआ है, आपको पता होगा ना कि जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ तो ISS को लेकर एक क्या आया था, एक वहाँ के जो इसरो के जो प्रमुख थे, इसरो नहीं, जो वहाँ के होते हैं रूस के होते हैं, उनके द्वारा एक क्या आया था, वक्तव्य सामने आया था। उन्होंने इस बात को लेकर बोला था कि जब तक उनका क्या है, गठबंधन है, यानी कि जो रूल रेगुलेशन है 24 के बाद वो वहाँ से हट भी सकते हैं और अपना एक खुद बनाने की बात है। हालांकि नासा की तरफ से या ISS की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियली नोटिस अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को बोला था। तो वह हो सकता है पूछा जाए। रोस्कोसमोस है वहाँ का, रूस का अंतरिक्ष स्टेशन। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पहला फीचर फिल्म जो क्या किया जा, शूटिंग किया जा रहा कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में, जिसका नाम होगा चैलेंज। यह रूसी फिल्म है, तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर भारत से रिलेटेड हाल ही में अगर देखा जाए तो 11 जुलाई 2022 का एक घटना है। घटना क्या है कि इसरो के द्वारा एक अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रहों के अंतरिक्ष में जो भ्रमण कर रहे हैं सूक्ष्म पथरीले उल्कापिंड से सुरक्षित करने के लिए एक क्या किया गया, IS-4OM लॉन्च किया गया। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 119 के बाद 120 में आते हैं। 120 में कह रहा भारतीय वायुसेना ने 4 AH-4E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच प्राप्त किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न। ऑप्शन में है इजराइल से, फ्रांस थे, USA से और ब्रिटेन से। आपको पता होगा कि भारतीय वायुसेना ने 4 AH-4E जो अपाचे हेलीकॉप्टर है प्रथम बैच वो अमेरिका से प्राप्त किया था, और जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाई गई है। और आपको पता होगा बोइंग को वहाँ का सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है। भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदने हेतु अमेरिका से समझौता किया था। यह विश्व का सबसे उन्नत क्या है, बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है।
अब ये तो घटना था, ये एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था? ये एग्ज़ाम हुआ था 2020 को, जो भी दिव्यांग कोटा का था। लेकिन अभी हम लोग 67th बीपीएससी में जो 22 में होने वाला है 23 सितंबर को, तो इस साल में जो घटित घटना हुए कुछ उन पर नज़र डालते हैं हम लोग। जैसे 6 दिसंबर 2021 को रूसी के राष्ट्रपति जब पुतिन आए थे, तो आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली में आए थे, बहुत ही कम समय के लिए आए थे। तो उन घंटों में 2+2 वार्ता संपन्न हुआ था। उससे पहले क्वाड देशों के साथ भी भारत का हो चुका था 2021 में। क्वाड में कौन कौन आ गया? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि 22 में भी होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, तो समझिए यहाँ पे। तो क्या होते हैं, जब पुतिन दिसंबर में आते हैं तो 2+2 वार्ता होता है। उस वार्ता में से क्या किया जाता है? एक तो वार्ता यह होता है कि जो सैन्य बल का तकनीकी सहयोग है वह 2021 से बढ़ाकर 10 वर्ष के लिए 2031 तक कर दिया जाता है। और दूसरा समझौता होता है कि 6 लाख से अधिक AK-47 है भी था, उसकी जगह पर AK-203 क्या क्या किया गया? असॉल्ट राइफल का निर्माण करने संबंधित भारत और उसके संयुक्त साझेदारी के रूप में अमेठी में, कोरबा में इसको लेकर किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट था, प्रश्न पूछा जा सकता है। और घटना जैसे 22 मई को जो हुआ, 22 से 24 मई के बीच में 2022 में जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि क्वाड, तो क्वाड का बैठक 22 मई से 23 मई के बीच में संपन्न होता है। क्वाड भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 4 देश है, कुछ नहीं है, ध्यान में रखेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे मैप के साथ तो भूलेंगे नहीं। इसमें भारत है, जापान है, उसके बाद अमेरिका है, और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। यही 4 देश है जिसमें से एक क्वाड कहलाता है। तो उसमें से उसका सम्मेलन जो हुआ था 22 से 24 मई को हुआ था। उस 24 मई के बाद आपको पता होगा कि सभी के साथ भारत ने द्विपक्षीय वार्ता किया, अमेरिका के साथ भी किया। अमेरिका के साथ में जो हुआ वो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट तो सबके साथ में था, लेकिन इसमें जो हुआ क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर, 5G 6G को लेकर, बायोटेक, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर इत्यादि उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET कर क्या हुआ दोनों देशों के बीच, इस तरह से एक ज्ञापन पे समझौता हुआ। तो ये था। उसके बाद और आपको एक बात और बता दें, क्योंकि एक बात और क्या हुआ था, जब क्वाड का सम्मेलन होता है तो क्वाड का सम्मेलन हमने देखा कि 22 से 23 जुलाई जापान में होता है, जापान के शहर टोक्यो में संपन्न होता है। और उस क्वाड के बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का एक सजेशंस के रूप में आता है, जिसमें से वो बात करते हैं, किसका बात करते हैं? देखिए, IPFW। अब ये क्या है? IPEF क्या है? तो इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये क्या कहा जाता है कि जैसे ही क्वाड की बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में एक नया आर्थिक सहयोग संगठन बनाने की पहल होती है, और उस पहल में वही टोक्यो में ही होती है, वही 23 को ख़त्म होता है, उसके बाद होता, तो उसी का नाम रखा जाता IPEF, इंटरनेशनल पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और इसमें से क्या होता है? क्वाड देशों के साथ साथ में दक्षिण पूर्व एशिया के 9 देश, यानी टोटल 13 देश होते हैं। पूछा जा सकता है। एक और हम देखेंगे, जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधि को निगरानी के लिए इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन ओवरमैन IPMD की भी घोषणा साझा बयान में की गई थी। तो यह भी ध्यान में आप रखेंगे। तो ये था कुछ घटना जो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट आते हैं मेघदूत ऐप, जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, संबंधित है। ये 2020 में प्रश्न पूछा गया, तो उस समय एग्जाम आया था। तो जो मेघदूत ऐप था वो भी जान लेते हैं। वो किसानों के लिए मोबाइल स्क्रीन पर मौसम की हर समय जानकारी देने के लिए किया गया था। और हाल में अगर 2022 की बात की जाए तो PM मोदी के द्वारा आपको पता होगा कुछ जो क्या कहेंगे, जैसे कि एयरपोर्ट अभी लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? देवघर में। तो झारखंड के देवघर में क्या किया गया? डोमेस्टिक हवाई अड्डे का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया। और मोबाइल ऐप में जैसे कृषि से लेकर बात की जाए तो किसान रथ मोबाइल ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो आत्मनिर्भर कृषि ऐप बनाने के लिए। उसके बाद हाल ही में अगर नरेंद्र सिंह तोमर किसान मंत्री जो हैं उनको लेकर अगर बात की जाए तो क्या कि एक सुपर ऐप मार्च 2022 में लॉन्च करने की बात चल रही थी, जिसमें क्या होगा, किसानों को विभिन्न तरह के क्या होंगे, खेती बाड़ी से रिलेटेड सहयोग मिल पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखने, सुपर ऐप भी ध्यान में रखना है, मेघदूत भी ध्यान में रखना है, और हवाई अड्डा जो PM मोदी के द्वारा हाल ही में घटना किया गया 22 में। देखिए, तो यहाँ पर तो इस प्रश्न का हो जाएगा ना, मेघदूत कृषि से हो जाएगा। 22 में देखिए, कह रहा है किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वह राजस्थान के विधानसभा में जो मॉब लिंचिंग है और ओवर ऑनर किलिंग के रूप में जो क्या कर दिया, एक विधेयक पारित कर दिया। उसके बाद और भी कुछ अन्य घटनाएं जैसे देखते हैं। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एक 40 वर्षीय जो क्या थी, ये थे सायरा बानो थी, उन्होंने क्या किया था, 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके कारण 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, गलत ठहरा दिया। तो उसके बाद फिर क्या करता है, संविधान के संसद के द्वारा एक कानून भी बना दिया जाता है। अब क्या हो चुका है कि 3 तलाक क्या हो चुका है, वह गैर कानूनी हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक दे देता है तो अगर पीड़िता उसके विरुद्ध याचिका दायर करती है, यानी FIR करती है, तब उसके विरुद्ध
जो दोषी है उसको कार्रवाई किया जाएगा। इसमें से क्या है, अनअवेलेबल बेल है। फिर जब तक कार्रवाई होगा, सुनवाई होगा, माँ को बच्चे के साथ में रखने का प्रावधान किया गया। इस तरह से इसकी चर्चा हम लोग वहाँ पे भी किए थे। आगे 123 में देखते हैं, भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यह जो 123 है प्रश्न, तो देखिए भारत का जो पहली निजी ट्रेन हुआ तेजस है। इसमें से ऑप्शन तेजस तो है ही नहीं, भूत शताब्दी महाराज ये नहीं है। तेजस है जिसे लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जानते हैं क्या 22 में कोई लेटेस्ट ऐसा घटना हुआ है। तो अभी बात की जाए, आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे ने 166 साल के इतिहास में पहला बार ऐसा बड़ा बदलाव किया कि प्राइवेट ट्रेन चलाने का जिम्मा लिया, जिसमें से हम लोगों ने जाना तेजस, जो लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलाया गया। उसके बाद अब अभी बात की जाए ये कि दिल्ली से गाज़ियाबाद मेरठ के बीच में, यानी कि जो दिल्ली गाज़ियाबाद और मेरठ ये जो तीन है उसके बीच में क्या किया, 85.5 किलोमीटर रूट का एक परिचालन क्या किया गया, रोजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया गया है ना। RRTS का पहला ट्रेन जिस पर क्या होगा कि सुपर फास्ट ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर के घंटा से वो ट्रेन चल सकती है। तो एक ट्रैक तैयार किया गया दिल्ली गाज़ियाबाद और मेरठ के बीच में, और औसतन 100 किलोमीटर के। उसके बाद हाल ही में बात की जाए, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि एक इंडियन नेशनल स्पेस जो प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर IN स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2022 को नेपाल अहमदाबाद में किया था। वो अलग था, जो हम लोगों ने चर्चा किया पहले कि जो इसरो के द्वारा एक अंतरिक्ष में क्या किया गया, भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे सूक्ष्म पथरीले उल्कापिंड है वो आदि से सुरक्षित करने के लिए एक क्या किया गया, एक प्रणाली का शुभारंभ किया गया जो IS-4OM था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन स्पेस मतलब क्या हो गया, इन का मतलब हो गया इंडियन हो गया, एन का मतलब नेशनल हो गया, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर स्पेस, इन स्पेस का जो मुख्यालय है वह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भोपाल अहमदाबाद में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो उद्घाटन किया गया वह कब किया गया, वह 11 जून 2022 को किया गया। तो प्रश्न संभावित है, पूछे जा सकते हैं। तो 24 में देखिए कि 2020 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट सीरीज 2019 का ट्रॉफी का विजेता वह एग्जाम कब हुआ था, 2020 में हुआ था। और ये प्रश्न पूछा गया 2019 वाला, तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि फरवरी में एग्जाम हुआ था दिव्यांग कोटा वाला। तो यह जो है उस समय जो इसका जो विजेता होता है वो कौन होता है, वो भारत होता है। लेकिन हाल ही में जो 67वां BPSC एग्जाम है वो 2022 में संपन्न हो रहा है, वह अभी 30 सितंबर को। तो इस साल में जो घटनाएं हुए खेल से रिलेटेड उस पर एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। 2020 शारीरिक विकलांगता में उस समय तो भारत जीता। और अभी हाल ही में बात की जाए, ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल हुआ। तो ओलंपिक पे थोड़ा नज़र डालते हैं। आपको पता होगा कि ओलंपिक में भारत टोटल कितना पदक जीता है, टोटल 4 2 6 1 7, यानी 7 पदक टोटल जीता है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीता। इसमें नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीतने में क्या में जेवलिन थ्रो में नंबर 1 पर रहे हैं। और पैरा ओलंपिक में बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यह ओलंपिक क्या था, 2021 में संपन्न हुआ। और इसमें से क्या हम लोगों ने देखा, जो अवनी लेखरा थी मतलब पैरा ओलंपिक में, वो स्वर्ण पदक ली। तो पैरा ओलंपिक में भारत टोटल 19 पदक लेता है और उस 19 पदक में 5 स्वर्ण रहता है, 6 रजत रहता है, 6 5 11 हो गया है ना, और कांस्य कितना रहता है, 6 रहता है। तो आप ये 6 नहीं होगा, 6 5 11 और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 19 ही होना चाहिए ना, तो ये 8 हो जाएगा। तो जो क्या था, 5 गोल्ड हो जाएगा, 8 सिल्वर हो जाएगा और 6 कांस्य हो जाएगा। ये रहा 19 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी तक का भारत में। आप पीछे देखेंगे तो 19 पदक के साथ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। इसमें हम लोगों ने देखा 5 स्वर्ण, जिसमें अवनी लेखरा निशानेबाज रहते हैं, फिर सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में लेते हैं, फिर मनीष अरवल निशानेबाज में लेते हैं, फिर कृष्णा नागर बैडमिंटन में लेते हैं, प्रमोद भगत वह बिहार वैशाली के हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि AAO में पूछ भी गया प्रमोद भगत कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये थे जो पैरा ओलंपिक में पदक उन्होंने लिया। उसके बाद और कौन है हुआ, अगर बात करें कुछ घटना हम लोग जुलाई में डाल लेते हैं, तो क्या जुलाई में ऐसा कोई क्या हुआ, खेल हुआ जो इंपॉर्टेंट था, तो बिल्कुल जुलाई में अगर 27 जून से 10 जुलाई के बीच में देखें तो विंबलडन हुआ। और उस विंबलडन में आपको पता होगा कि विंबलडन में पहले क्या होता है, पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है, उसके बाद US होता है। तो इस विंबलडन में जो जून से जुलाई तक में चला, उसमें से पुरुष में जो उसके विजेता रहे वह नोवाक जोकोविच रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए। महिला में एलेना राबिकिया रही, जो हुआ था 27 जून से 20 जुलाई को। तो पूछा जा सकता है एलेना राबिकिया हालांकि रूस में जन्मी थी, लेकिन वो कजाकिस्तान की तरफ से खेली थी, क्योंकि आपको पता होगा ना रूस और एक और क्षेत्र को वो जो रूस पर यूक्रेन पर आक्रमण के कारण उसे हटा दिया गया था, निष्कासित किया गया था उस साल। तो ये था कहानी जो हम लोगों ने जाना कि
22 में जो इम्पोर्टेंट गेम हुआ, उसके बाद और बात की जाए विश्व एथलेटिक, यह भी इम्पोर्टेंट अपने आप में है, क्योंकि भारत पहली बार विश्व एथलेटिक, हालांकि इससे पहले भी 2003 में लंबी कूद में एक कांस्य पदक आता है भारत को, लेकिन उतने समय के बाद, कहिए कि आप कितने समय, 19 वर्षों के बाद भारत विश्व एथलेटिक 2022 में जो संपन्न हुआ, 15 से 24 जुलाई जो अमेरिका में खेला गया था, अमेरिका के जगह अमेरिका में ही हुआ था, तो वहाँ पर विश्व एथलेटिक में पदक जीतने वाला पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा, वह भी ध्यान में रखेंगे, जिसमें 88.13 रजत के साथ वह पहले नंबर पर रहे। प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 19 वर्षों के बाद भारत को पदक आया है। उसके बाद मलेशियाई ओपन की बात की जाए तो इसमें भी मलेशियाई ओपन में, इससे पहले अगर बात की जाए तो समझ सोचिए 12 वर्ष के बाद भी मलेशियाई ओपन जीता गया है, वह भी किन के द्वारा, पीवी सिंधु के द्वारा। इससे पहले कौन जीतने वाले थे, तो इससे पहले जो जीतने वाले थी सानिया नेहवाल 2010 में ली थी। तो मलेशियन ओपन यह भी 3 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ। तो मलेशिया ओपन जो पीवी सिंधु के द्वारा 19 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद यह भी क्या आया है, किताब आया है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट था, कुछ जुलाई से रिलेटेड था। फिर मई से भी हम लोग देखे थे, उसके बाद जून में भी हम लोग देखे थे कि किस तरह से और भी अन्य हुआ था, जिसमें रणजी ट्रॉफी की चर्चा हुई थी, फिर क्या हुआ था, ग्रीष्मकालीन डेफलिन की भी चर्चा हुई थी, फिर उबेर कप भी चर्चा हुई थी, उसके बाद उबेर कप के बाद थॉमस कप का भी चर्चा हुआ था, जिस पे हम लोगों ने बारीकी से इस पर हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि रणजी ट्रॉफी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पहली बार मध्य प्रदेश जो 41 बार के विजेता मुंबई रहती उसे हराकर जीती। ये जुलाई में ये होता है, मतलब जुलाई नहीं जून में ही हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा बर्मिंघम में जो होता है 1 से 5 जुलाई के बीच टेस्ट मैच में, जिसमें हम लोगों ने देखा जसप्रीत बुमराह सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच में 1 ओवर में 29 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ब्रेन लारा थे। फिर और भी हम लोगों ने पैरा ओलंपिक की तो चर्चा कर ही लिए, टोक्यो की चर्चा हम लोग कर ही लिए। उसके बाद फिर हम लोग ये भी पर नज़र डालेंगे कि क्या हुए थे अब कुछ मई में जो घटना हुआ है। जैसे मई में ग्रीष्मकालीन डेफ लिम्फ में हम लोगों ने देखा कि भारत 8 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य यानी टोटल जो है 16 पदक के साथ 23वें नंबर पर रहा। ये 23 में नहीं, 23वां तो 2017 में रहा था, 9वें स्थान पर रहा था 24 में, क्योंकि ये होना था, देखिए होना था 2021 में ही ग्रीष्मकालीन डेफ लिम्फ, लेकिन ये क्या हो गया कि 2021 में ओलंपिक हुआ, उसके कारण एक वर्ष से बढ़ाकर 22 में किया गया। 17 4 21 4 वर्ष पर होता है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप यह भी है जो तेलंगाना की जो जीतने वाली थी, विश्व जरीन जीती है, निकहत जरीन जीती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 15 बार के विजेता जो हम लोगों ने देखा कौन, ये चीन, उसको क्या है उबेर कप में दक्षिण कोरिया हरा दिया। यह मई में भी ये भी घटना हुआ, मई में गेम खेला गया। उसके बाद पहली बार भारत 14 बार जो इंडोनेशिया, पहली बार नहीं कहिए, मतलब कहिए हाँ पहली बार ही है थॉमस कप, 14 बार के जो चैंपियन रहा है इंडोनेशिया, फाइनल में भारत हराकर विजेता रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनसे प्रश्न एक ना एक आ ही जाएगा। 125 में दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए जो दीपा मलिक है वह किससे संबंधित है, शॉर्ट पुट से संबंधित है, तो ये ध्यान में रख लेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट पुट है नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए 126 में देखते हैं भारत के नवनियुक्त कैबिनेट सचिव कौन है। तो देखिए नवनियुक्त कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ही हैं, नवयुक्त हैं। ये 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी 2 वर्ष के लिए, हालांकि 21 में भी 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। अब हम लोग यह देखेंगे कि 2022 में और भी कौन नए पद पर बैठे हैं। जैसे नीति आयोग की बात की जाए तो सबसे पहले मई में उसके क्या है उपाध्यक्ष सुमन बेरी को नियुक्त किया गया, तो नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और नीति आयोग के जो है मई और कुछ महीना बाद जुलाई में फिर इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CFO की भी नियुक्ति की गई जो परमेश्वरन अय्यर हैं। ये 2 नियुक्ति हुई। उसके बाद एक और है कैबिनेट सचिव, है ना, ये देखिए कैबिनेट सचिव, नवनियुक्त कैबिनेट सचिव है ना, हाँ, तो उस समय कौन होंगे, नवनियुक्त कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी होंगे। एक विदेश सचिव भी नियुक्त किया गया, इसे भी ध्यान में रखेंगे। वह कौन है, क्वीन विजयन क्वीनन कर हैं, वह ध्यान में एक बार रख लेंगे कि WO में पूछ दिया गया। और उसके बाद जो अभी भी बने हुए हैं कौन है, राजीव गौबा ही बने हुए थे। ये 2 चीज़ों को हम लोगों ने देखा, नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में सुमेन बेरी, और CFO के बारे में हम लोगों ने जाना कि परमेश्वरन अय्यर को जुलाई में बनाया जाता है CFO, और मई में बनाया जाता है किनको, सुमन बेरी को नियुक्त किया जाता है। ये घटनाएं था। अब 2026 में नवनियुक्त हो गया। चलिए 27 में देखिए वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए 2022 में है तो G20 का जो सम्मेलन 2022 में जो करेगा वह कौन करेगा, वह करेगा
इंडोनेशिया। तो क्या इंडोनेशिया ऑप्शन में है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, वह इंडोनेशिया करने वाला है, जो होने वाला कहाँ था? बाली में होने वाला, जो संपन्न हो गया नवंबर 2022 में। और सबसे महत्वपूर्ण घटना कि G20 इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है फिर से, क्योंकि G20 का जो अगला 2023 वाला होने वाला है वह भारत में होने वाला है। भारत संपन्न करने वाला है G20 का। इस G20 में होता है क्या, जिसमें क्या होते हैं, पूरे विश्व के क्या होते हैं, 20 विकसित देश, मतलब विश्व प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले, 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश के क्या होते हैं, राष्ट्र प्रमुख होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, तथा केंद्रीय बैंक जो होता है वहाँ के गवर्नर मौजूद होते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा है, क्या है, सम्मेलन है, बहुत मायने रखता है। तो भारत 2023 में इसका आयोजन कराने वाला है न्यू दिल्ली में, और उसके लिए भारत का कुछ टीम गठन किया गया। आइए उसके बारे में जानते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। G20 सम्मेलन के संदर्भ में व्यापक एवं विस्तृत कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने नीति आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष, पूर्व CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन, अमिताभ कांत को क्या कर दिया गया, G20 संगठन के लिए भारत का पूर्णकालिक शेरपा जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया। तो ध्यान में रखेंगे, जुलाई 2020 में, एक साल के बाद तैयारी भी करना है, 2023 में होने वाला है। तो यह इंपॉर्टेंट है अपने आप से। उसके बाद फिर और भी कुछ नज़र डाल लेते हैं, जैसे क्या किया गया है कि 2022 में एक और क्या किया गया, नया शिखर सम्मेलन का कहिए कि स्थापना किया गया, जो I2 और एक देखिए कौन सा है वो शिखर सम्मेलन, एक मिनट, I2 और U2। अब I2 और U2 क्या है? I का मतलब क्या हो गया, I से इंडिया हो गया, I से इजराइल हो गया। U2 का मतलब क्या होगा, U से USA हो गया, और U से UAE हो गया। तो इस तरह से पहला शिखर सम्मेलन जो है वह क्या किया गया, इसका जो पहला स्थापना भी पहली बार हुआ, और पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को संपन्न हुआ, जिसे पश्चिमी एशिया क्वाड के रूप में भी देखा जा रहा है। इसमें अमेरिका है, इजराइल है, UAE है और भारत है। चलिए, ये था कुछ जो हम लोगों ने जाना। और एक कि हम लोग ये भी जान लेंगे, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया I2 U2 के बारे में, तो इसमें इसके तहत 3 क्षेत्रों को प्रमुखता दिया गया। पहला जल को, दूसरा ऊर्जा को, तीसरा परिवहन को, चौथा अंतरिक्ष को, पांचवा स्वास्थ्य को और खाद्य सुरक्षा को दिया गया। चलिए, 127 के बाद 128 में हम लोग आते हैं। 128 में कह रहा है कि हाल ही में अपने नए जॉब ट्रैकमैन के रूप में धनबाद से दायित्व ग्रहण करने वाली IIT बॉम्बे के स्टूडेंट कौन रहे हैं। देखिए, काफ़ी उस समय वो चर्चा में रहे थे, क्योंकि वो IIT बॉम्बे से BTech और MTech कर चुके थे, वो श्रवण कुमार थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अभी हाल में आपको पता होगा, बिहार के गया जिले में एक रबर डैम बनाया जा रहा है, जो 411 मीटर लंबा और 95 मीटर चौड़ा है, और IIT रुड़की जो प्रोफेसर है उनके देखरेख में ये तैयार किया गया। तो अभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, उन्हें 129 में देखते हैं। भागीरथी देवी को किस क्षेत्र में पद्म श्री 2 जनवरी 2019 में दिया गया। देखिए, एग्जाम ये 2020 में हुआ था, तो स्वाभाविक से 19 वाला इसमें चर्चा किया जाएगा। तो क्या था उस समय जो दिया गया था, भागीरथी देवी को जो दिया गया था, वो किसके क्षेत्र में, वह सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में दिया गया। अब हम लोग थोड़ा 22 और 21 वाला पर नज़र डालते हैं। हालांकि 8 जुलाई 2022 को जापान के पूर्व CM जो शिंजो एबे थे, उनको क्या कर दिया गया, गोली मारकर हत्या कर दिया गया। और 2021 में जो पद्म विभूषण मिला था, उन 7 लोगों में एक का नाम था किनका, वो था जापान के पूर्व CM शिंजो एबे। तो ये 2021 में उनको पद्म भूषण मिला, और 2022 में उनकी हत्या कर दी गई। जब वो एक प्रचार के लिए गए हुए थे, तो उस प्रचार में एक भीड़ में से एक व्यक्ति ने, वह व्यक्ति जो था 41 वर्षीय, वो पहले क्या कर चुका था, डिफेंस में रह चुका था। तो उस जब उनको क्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया पीछे से। हालांकि उनको ले गया जाए एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस से, लेकिन वो बचे नहीं शिंजो एबे। जब उनसे पूछा गया क्यों गोली मारा गया, तो वो बोला कि इनके नीतियों से दुखी था वो, इसलिए ऐसा किया। एक कहानी था, चर्चित है, ऐसा घटना हुआ, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये तो था। उसके बाद फिर और भी देखेंगे, जैसे 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला। उसमें से एक इंपॉर्टेंट बिपिन जनरल रावत को, जिनको हम लोगों ने देखा था कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण वह अपनी वाइफ सहित स्वर्ग सिधार गए थे। तो उनको लिए जिपिन सिविल सेवा के क्षेत्र में जनरल रावत को एक शामिल किया गया 4 लोगों में। और पद्म विभूषण 2022 में 17 लोगों को दिया गया, 4 लोगों को पद्म विभूषण, और भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 7 लोगों को। और आपको 107 लोगों में जो पद्मश्री दिया गया, उसमें से बिहार के 2 व्यक्ति हैं, एक आचार्य चंदन जी बिहार राजगीर वीरांगन संस्थापन के लिए, और श्री शैवाल गुप्ता मरणोपरांत दिया गया। हालांकि AAO में आचार्य नंदा जी बिहार के बारे में पूछ लिया गया, जो हाल ही में AAO का एग्जाम हुआ। चलिए, ये तो कुछ था जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। 30 में देखते हैं। 130 में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता था। 66 में कब हुआ था, वह होता है, आप याद करिए, 66वें फिल्मफेयर पुरस्कार वह कब होगा, उस समय जो मिला था आदित्य धर को मिलेगा। तो वो 2020 में पूछा गया था, 2019 वाला घटना था। अब हम लोग 2022 में एग्जाम देंगे, किसका,
67 बीपीएस का। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस साल की जो महत्वपूर्ण घटना तथा पिछले साल में, जैसे 68 जो अब जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वह कब संपन्न किया गया, 22 जुलाई 2022 को दिया गया, इसकी घोषणा की गई। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वह, हालांकि इसमें दबदबा जो रहा है वह दक्षिणी भारतीय फिल्म का रहा है, जिसमें सुरारई पोटू को फीचर फिल्म के दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्माता निर्देशक को इसमें 2.5 लाख रुपये दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुधा कोंगरा को दिया गया। ध्यान में रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली को यहाँ पर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुरारी पोटू, जो निर्देशक थे सुधा कोंगरा, 2.5 लाख दोनों को मिलता है, निर्देशक और निर्माता को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कर्णा बाल मुरली को ये दिया गया 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो की घोषणा कब किया गया, 22 जुलाई 2022 को किया गया। उसके बाद और भी डालते हैं, जैसे 2022 में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्या हुए पुरस्कार वितरण किया गया फिल्म क्षेत्र में। इसमें आईफा एक देखिए 4 जून 2022 को क्या हो गया, आईफा दिया गया। यह आईफा आयोजन कहाँ किया गया, अबू धाबी में किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन और अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन थे, सर्वश्रेष्ठ विक्की कौशल, अभिनेत्री कीर्ति सेन को दिया गया। उसके बाद और भी हाल ही में देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो 6 जनवरी को ना, हाँ क्या हो गया था, 6 जनवरी 2022 में मिला, जो 9 मई 2022 को जो पुलित्जर पुरस्कार का जो क्या किया गया, घोषणा किया गया, दिया गया, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि 22 श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जनसेवा को दिया गया, वाशिंगटन पोस्ट के में जो क्या किया गया, मतलब जो वाशिंगटन पोस्ट है कि उसी को दिया गया। वो क्या किया गया, जो कैंपबेल हिल पर हमला हुआ था ना, उसकी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे जनसेवा में वाशिंगटन को। उसके बाद इस क्या किया गया, जो पुलित्जर पुरस्कार के उसमें 4 भारतीय भी शामिल हैं। अब उन 4 भारतीयों को किस क्षेत्र में दिया गया, तो फीचर फोटोग्राफी के रूप में दिया गया। अब फीचर फोटोग्राफी में 4 भारतीय कौन है, दिवंगत श्री दानिश हैं, एक अदनान आब्दी हैं, फिर सना इरशाद मट्टुट्टू हैं, उसके बाद अमित दवे हैं। ये 4 लोग हैं। हालांकि जो इनको दिया जाता है इस क्षेत्र में कि यह पुरस्कार कोविड-19 के दौरान जो मौत हुआ उस आंकड़े को सामने लाने के लिए इनको दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है पुलित्जर पुरस्कार जो 9 मई 2022 को दिया गया, जिसमें से 4 भारतीयों को किस क्षेत्र में, फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद 2022 में बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार काफ़ी चर्चा है। जो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उसमें से पहली बार किसी जो है हिंदी साहित्य के लिए उसमें दिया जाता है, और वह दिया जाता है गीतांजलि श्री को, उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। हालांकि ये इंग्लिश के लिए दिया जाता है। अगर कोई भी, मतलब देखिए क्या था इसका थोड़ा सा घटना समझिए। 2005 में पहले क्या था कि 2005 से इसमें विश्व के सभी भाषाओं के लिए दिया जाने लगा। 2015 से पहले 2-2 वर्ष के लिए दिया जाता था, फिर 2015 से प्रति वर्ष दिया जाने लगा। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी भाषा में लिखे हो उसका इंग्लिश अनुवाद होना इंपॉर्टेंट है। तो वही था इसमें जो थी, जो गीतांजलि श्री, उनका जो पुस्तक था टॉम्ब ऑफ द सैंड, उनके लिए मिला। यह पहला अवसर था जब हिंदी के किसी साहित्यकार को हिंदी भाषा में प्रकाशित उपन्यास के लिए साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार में एक तो हिंदी के जो लिखी थी कृत उनको दिया जाएगा, और जो अंग्रेजी में अनुवाद करेगी एक उनको मिलेगा। तो वही 50,000 पाउंड इसमें दिया जाता है। आधा राशि एक कृति लेखक यानी जो ओरिजिनल है और जो अंग्रेजी में अनुवाद किया उनके बीच ये समान रूप से बांट दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे गीतांजलि श्री के बारे में। चलिए और हम लोग नेक्स्ट हम लोग आते हैं 131 में आते हैं। करा भारत और रूस के सुदूर पूर्व विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देगा। तो देखिए सुदूर पूर्व विकास के लिए उस समय जो 2020 में एग्जाम हुआ था एक के लिए, तो 1 बिलियन हुआ था। हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि जो G7 सम्मेलन हुआ वो कहाँ G7 सम्मेलन होता है, जर्मनी के एलॉस एल्गो में होता है। इसमें आपको पता होगा कि विशेष आमंत्रित के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जाता है। ये हुआ। तो ये जो है प्रश्न यहाँ दिया हुआ है 2020 में एग्जाम हुआ, 2019 वाला। तो 22 वाला हम लोग घटना देखते हैं कि 2000 जो भी हम लोग चर्चा की है कि 27 से 28 जून के बीच जो G7 सम्मेलन होता है वो जर्मनी के एलॉस एल्गो में होता है, और उसमें से विशेष आमंत्रित के तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है। हालांकि फिर वो G7 कंट्रियों को अपने यहाँ आने का न्योता देते हैं और यहाँ पर भारत में स्टार्टअप करने के लिए स्वच्छ इन्वायरमेंट के रूप में उन लोग को अवगत कराना चाहते हैं। और हालांकि वहाँ पर जब जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को काफ़ी इज्जत मान सम्मान भी मिलता है। सिर्फ भारत ही नहीं, विशेष आमंत्रित और भी अन्य देश, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व के भी देश होते हैं। तो ये G7 का कहानी था। उसमें से एक बात होती है, क्या बात होता है कि 600 अरब डॉलर खर्च करेगा G7 ढांचा परियोजना के लिए। तो उस समय खर्च करने की घोषणा किया जाता है इसमें से, तो वह भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है प्रश्न आ जाए। 132 में देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2018 में बिहार के चयनित शिक्षक पप्पू हरिजन, जो पप्पू हरिजन है वो कौन विद्यालय, वो केंद्रीय विद्यालय से थे। और अगर 2021 की बात की तो 2021 में जो क्या किया गया है, जो शिक्षक पुरस्कार जो आयोजन किया गया उसमें जो क्या गया है 44 शिक्षकों का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के एक शिक्षक कौन थे, हरिशरण शर्मा थे, जो
RKMS रामगढ़ बिहार से थे और दूसरा झारखंड के थे चंदन दत्ता MS रांची गवर्नमेंट स्कूल से थे। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग 133 में आते हैं, रोमिला थापर कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, रोमिला थापर एक काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार है, लेखन कार्य इनका प्राचीन भारत पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखिए 134 में, हांगकांग में अम्ब्रेला प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग क्या थी? देखिए हांगकांग में एक प्रदर्शन हुआ था, उसमें से जो मांग हो रहा था वह मुख्य रूप से स्वतंत्रता को लेकर था। क्या था? बात क्या था कि प्रशासनिक क्षेत्र में लोकतंत्र में समर्थन के लिए चीन में एक प्रत्यार्पण बिल लाया गया था, उसी के विरोध में किया गया, क्योंकि यह जो कानून था प्रत्यार्पण बिल, वह हांगकांग की स्वायत्ता को खतरे में डाल सकता था, तो इसके लिए लाया गया था। 135 में देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के लिए किस भारतीय को चुना गया? प्रश्न काफ़ी अच्छा है, 2020 में एग्जाम हुआ था, 2019 में पूछा था। तो उस समय जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार चुना गया था वो रवीश कुमार को चुना गया। 2021 में भारत के कोई नहीं रहते, एक पाकिस्तान के होते मोहम्मद अजीब साकिब को चुना जाता है। उसके बाद भारत को जो है 22 में अगर देखेंगे तो 21 में नोबेल पुरस्कार होता है। नोबेल पुरस्कार में इसमें आपको पता होगा कि शांति के क्षेत्र में क्या क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था किनको दिया था? एक फिलीपींस की पत्रकार मारिया सेन रहती है और एक रूस के पत्रकार होते हैं दामित्र मुरातोवा को दिया जाता है। दिया किस लिए जाता है? कि वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के बिना राष्ट्र में भाईचारे और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना बेहद मुश्किल है। इनको दिया जाता है कि क्या होता है जब दो देश युद्ध के बीच में झूल रहा होता है तो उस समय वो प्रत्यक्ष पत्रकारिता करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बढ़ावा दे रहे होते हैं युद्ध का, तो इसके लिए दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 में, वह भी इंपॉर्टेंट है, जो 7 अक्टूबर 2021 को वितरण किया गया था, है ना। उसमें से एक किनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में? वह मिला अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला। अब इनको किस लिए मिला? इनको इसलिए मिला क्योंकि 73 वर्ष गुरनाह ने यह पुरस्कार अपने मूल स्थान से जो विस्थापित लोगों वह उस स्थान पर जहाँ वो विस्थापित अपना नया घर बसाते हैं, पर पड़ने वाले प्रभावों को अपने कृतियों के जरिए दर्शाने का यहाँ पर काम किया। इसलिए साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला। फिर हम लोग रसायन के क्षेत्र में देखा थे कि अणु क्या के मतलब पहले 2 ही तरह के उत्प्रेरक होता था, धातु और एंजाइम, लेकिन एक तीसरे नए प्रकार के जिसमें क्या उत्प्रेरक विकसित किया गया, तो उसके लिए क्या किया गया? बेंजामिन लिस्ट को मिला और डेविड WC मैकमिलन को रसायन पुरस्कार मिला। उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, सेक्यूब मनाबे को मिला, उसके बाद कौन को मिला? जॉर्जियो पारिसी को मिला, और इनको मिला हैसलन को मिला। इस तरह से 3 तो देखिए जो होते हैं पारसी होते हैं, कौन? जॉर्जियो पारसी, उनको क्या होता है? दिया जाता है चुंबकीय व्यवहार में जो परिवर्तन होता है परमाणु में गतिविधियों के आधार पर, उसके लिए दिया जाता है। और फिर जो 2 और व्यक्ति जो होते हैं हैसलमैन होते हैं, और एक कौन व्यक्ति हो गए? प्रनाबे हो गए। तो मनाबे और हैसलमैन को आधा राशि उनको दे दिया जाता है, क्योंकि वो दोनों ग्लोबल वार्मिंग में जो परिवर्तन कार्य होता है उसके लिए उनको दिया जाता है। तो ये कुछ था। उसके बाद एक फिजियोलॉजी भी बच गया, चिकित्सा पे भी चर्चा कर लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया जाता है डेविड जूलियस को दिया जाता है, और एक व्यक्ति और रहते हैं एडर्म पटापोटियन रहते हैं ना, इनको दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि जो त्वचा में स्पर्श में समझ लेने वाली जो खूबी होती है उसको रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने के लिए इनको दिया जाता है फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि वो क्या होती है जो त्वचा होता है वह किसी तरह के दाग व ताप से हमारी त्वचा ही उसे सबसे पहले अनुभव करती थी। ये कुछ था जो पुरस्कार हम लोगों ने देखा। 137 के बाद 138 में हम लोग चलते हैं। 138 में कह रहा है कि सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर बिजली सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन के द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य किया? हर घर जल, ये जो प्रधानमंत्री मोदी के चलाया गया, इसका लक्ष्य 2024 तक रखा गया था कि हर घर तक हम स्वच्छ जल पहुँचाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो क्या है कि 22 जुलाई 2022 को केंद्रीय जो जल मंत्री होते हैं कौन? श्री गजेंद्र सिंह एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते हैं कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जो जिला है वो देश का पहला जिला बन गया जहां हर घर नल वाला प्रमाणिकता जिला बन गया। तो पूछा जा सकता है कि हर घर जल वाला प्रमाणिकता देश का पहला जिला कौन बना है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर बना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, क्योंकि 22 जुलाई को कौन? केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दिया था। 137 में देखिए जूलियन असांजे की नागरिकता क्या है? देखिए जूलियन असांजे के बारे में थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं। जूलियन असांजे जो है वह विकिलीक्स के संस्थापक होते हैं, है ना। उनकी नागरिकता जो होती है इक्वाडोर की होती है, लेकिन इक्वाडोर से उनकी नागरिकता रद्द कर देता, अभियोग ब्रिटेन के में भाग गया। ये था कहानी उस वक्त का। और फिर अभी हाल में 2022 में क्या हो गया, अभी हम लोग देखें कि अमेरिका और भारत के जो कैदियों का है वो आपस में क्या हुआ, एक दोनों का जो है शेयर हुआ है। फुल डिटेल 138 में देखिए G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल में कहाँ हुआ? 2020 में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था 2020 में कहाँ हुआ था? तो 21 में तो रोम में हुआ था, और
20 की बात की जाए तो साउथ जापान में हुआ था, तो ये तो पूछेगा नहीं, 20 का था। अभी 22 का घटना, 22 में इंपॉर्टेंट क्या है कि 2021 में जो, जैसे 2022 में हुआ वो इंडोनेशिया में हुआ, 23 में जो भारत में होने वाला, और वह जो भारत में होने वाला उसके लिए जो नियुक्त किया गया, जो भारत में होने वाला जो उनके लिए एक टीम नियुक्त किया गया, पूर्वकालिक शेरपा कौन थे वो, वह जो थे नीति आयोग के पूर्व सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को कब किया गया नियुक्ति, जुलाई 2022 में नियुक्ति किया गया, क्योंकि यह 2023 में G20 कहाँ होने वाला, भारत में होने वाला। G20 है क्या, इसमें क्या होते हैं, विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले 20 देश जो प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले होते हैं, उनके उनके राष्ट्र प्रमुख होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं और गवर्नर, ये सभी शामिल होते हैं। ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे बहुत मायने भी रखता है। नेक्स्ट 139 में देखिएगा, वरुण नौसैनिक का अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था। देखिए जो वरुण नौसैनिक का जो अभ्यास होता है वह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। क्या भारत फ्रांस है, भारत चीन है, नहीं, तो भारत और फ्रांस के नौसैनिक बीच है। तो ये तो 20 का था पूछा गया। एक 22 में एक इंपॉर्टेंट घटना हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्या है कि एक क्या है, रिम्पैक, RIMPAC, रिम्पैक एक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास। इसमें भारत पहली बार शामिल होता है और यह विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक होता है, द्विवार्षिक होता है। तो ये पहली बार भारत, इसमें भारत व फ्रांसिस नौसैनिक क्या है इसमें, मतलब वो तो थे, वरुण ना था, भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ, किसमें, रिम्पैक में हुआ है शामिल। और यह क्या है, विश्व की सबसे बड़ी बहुपक्षीय नौसैनिक है, जिसमें अमेरिका भी है। और यह अभी जो होने वाला है वह हवाई द्वीप पर होने वाला है, 26 देशों की द्विवार्षिक नौसैनिक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। रिम्पैक 140 में देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में देखा। देखिए अर्जुन पुरस्कार की अगर बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया था खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो 2020 का एग्जाम हुआ था, तो सबसे पहले प्रारंभ जो होता वह 1961 में होता है। तो यह विविध के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड चर्चा किया, प्रमुख खेल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न नियुक्तियाँ, विभिन्न पद, उसके बाद कुछ घटनाएं, उन सभी चर्चाओं पे, हर एक बिंदुओं पे, हर एक पहलुओं से हम लोगों ने चर्चा किया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।